हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में पहली बार, क्योंकि पहली बार है तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, कोई प्रथम नियुक्ति या प्रथम पुरस्कार है और पहली बार कोई कार्य हो रहा हो तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो पहली बार मंजूरी प्राप्त तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में देखने में मिलेगा ये। तो इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, अच्छा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इस मंत्रालय ने हाल ही में तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुणे जैसे जिले में उच्च संघर्ष वाले क्षेत्रों में तेंदुओं की आबादी को प्रबंधित करना, जहां अनुमानित आबादी इनकी लगभग 1300 है और यहां पर मानव तेंदुआ संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा तेंदुआ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है पहले नंबर, और टाइगर भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सेकंड पे कर्नाटका है और थर्ड पे महाराष्ट्र है। तो इफेक्ट भी याद रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल लियोपिड डे यानी अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इसे इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस से कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल टाइगर, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इफेक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट को शामिल किया है? तो ये आईएनएस माहे को शामिल किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछें तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमें दिवस ऐसे ही याद रखने, पर्टिकुलर अगर आप दिवस याद करोगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन हम जब रिलेट करके याद करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो आईएनएस माहे के बारे में और विस्तार से जानते हैं। नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पनडुब्बी रोधी चैलो वाटर क्राफ्ट है ये, यानी चैलो वाटर क्राफ्ट है जिसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। वो ये किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। ये उथले पानी में यानी सैलो वाटर में पनडुब्बी रोधी अभियानों को चलाया जा सकेगा इससे। और यह क्राफ्ट तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में नया आधार ऐप लॉन्च किया है जिसमें एआई और बायोमेट्रिक लॉक्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं? तो आधार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर हमेशा यूआईडीएआई ही रहेगा, ठीक है ना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार से संबंधित सभी कार्यक्रम यही करता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई। तो हमेशा जब भी आधार दिखे ऑप्शन में आपको इसे ही देखना है और आंसर लगाना है। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो आधार उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा यह ऐप। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं की अपनी व्यक्तिगत जानकारी को प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाना और आधार को सुरक्षित रखने के लिए बायोमेट्रिक डाटा जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस को लॉक या अनलॉक करने जैसी सुविधाएं भी रहेगी। अच्छा, यूआईडीआई के बारे में जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, एग्जाम में देखने को मिलती है फुल फॉर्म। जैसे अभी संडे को यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फुल फॉर्म सभी एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करती है। अच्छा, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इसका जो यूआईडीए के बारे में जानते हैं, तो यह आधार कार्ड, यूआईडीए का मुख्य उद्देश्य निवासियों को एक अद्वितीय पहचान संख्या जारी करना है। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीलकंठ मिश्र इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में दिए जाने वाले राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये 26 नवंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है श्री अरविंद यशवंत पाटिल कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में और जानते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी हैं श्री अरविंद यशवंत पाटिल को देसी गाय भैंस पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार और 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। अच्छा, वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन। तो ये फैक्ट भी याद रखना है। वर्तमान इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसी तरीके से हम पूरा कैबिनेट याद करेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा उस मंत्रालय से संबंधित उसके मंत्री भी हम याद करेंगे। अच्छा, 26 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो एक तो नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन का इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है, जिन्हें कि श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्यों 26 नवंबर 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन को कानूनी रूप से संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान कल्याण सम्मान निधि की किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 19 नवंबर 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो 19 नवंबर को किसान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, जब कोई भी दिवस पहली बार मनाया जाता है तो आने वाली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में वो अक्सर पूछा जाता है। तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? किसान उत्सव मनाया जाएगा। ये फैक्ट हमें याद रखना है। इसके बारे में और जानते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की गई है। इसी अवसर पर इसे किसान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा, पीएम किसान योजना है वो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। डेट याद रखनी है, क्योंकि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस बहुत पूछ रहा है, या यूपी की जो भी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो योजनाओं से है। इसलिए योजना हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से की जाती है। यानी 2,000 रुपए इन्हें एक किस्त के रूप में मिलते हैं, और ये 3 किस्तें दी जाती हैं, जो कि 4-4 महीने के गैप में दी जाती हैं। 19 नवंबर को देखते हैं और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये स्थान भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटना और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल मेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पुरुष और लड़कों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने, लैंगिक संबंधों में सुधार करने और समाज में पुरुषों को सकारात्मक योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे पूछूं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये तो मेंस डे हो गया। अगर वुमेन्स डे के बारे में पूछा जाए तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो डे हमें ऐसे ही एक दूसरे से रिलेट करके याद करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 19 नवंबर को पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया ही जाता है, ये हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और शांति का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इस जो वीक का मुख्य उद्देश्य है वो शांति को बढ़ावा देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना या मानवता के लाभ के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सही उपयोग को प्रोत्साहित करता है। जो सप्ताह वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हमने सप्ताह भी लिए हैं। जैसे विश्व पर्यावरण सप्ताह, तो ये 1 से 7 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण सप्ताह। और विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछा जाए, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो 5 जून को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय बाल सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक आपको फैक्ट और बताते हैं। 14 नवंबर को तो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया ही जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 20 नवंबर लिखा है, पता है 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो देखो, आपके इसी सप्ताह से 2 दिवस हो रहे हैं, यानी राष्ट्रीय बाल सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। यानी एक ही लाइन से हमारे 3 फैक्ट क्लियर हो गए। इसके अलावा विश्व जनसंख्या सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जुलाई को। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये है आज के एग्जाम का लेवल। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है। लेकिन क्वेश्चन अब एग्जाम में ऐसे पूछा जा रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो पहले से ही बता रहा है ये, लेकिन उसने पूछा है उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा की खोज के लिए मनाया जाता है। तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 14 नवंबर को वेंटिंग का जन्म हुआ था, इसी कारण इस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये इसी मधुमेह यानी डायबिटीज का सिंबल होता है, तो इस सिंबल भी याद रखना है। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा की खोज के लिए सर फ्रेडरिक बेंटिक को 1923 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व मधुमेह का प्रतीक कैसा होता है? ब्लू सर्कल, नीला घेरा, जो कि ये मैप में है, ये होता है इसका सिंबल, जो कि मधुमेह के बारे में वैश्विक जागरूकता अभियानों का प्रतिनिधित्व करता है। इंसुलिन के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, विटामिन है या प्रोटीन है क्या? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रोटीन आधारित एक पदार्थ है जिसे हमारे शरीर के पेंक्रियास अंगनाशय नामक अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तालू मर्दा थिमक्का जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनका 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पर्यावरणविद थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तालू मर्दा थिमक्का जी कर्नाटक की एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। उन्हें मुख्य रूप से बरगद के पेड़ के लिए, अच्छा ये भी याद रखना कौन से पेड़ लगाते थे ये, तो बरगद के पेड़ लगाती थी ये। बरगद के पेड़ लगाने के लिए असाधारण कार्य के लिए जाना जाता है। और सालू मुर्दा का कन्नड़ भाषा में जो अर्थ है वो है पेड़ों की कतार। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी 2019 में सम्मानित किया गया था। तो ये डेट भी याद रखनी है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 2019 से। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। किस प्रकार के वृक्ष लगाती थी? ये बरगद के वृक्ष लगाती थी। और किस क्षेत्र से संबंधित? तो पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? क्योंकि ये पहला है तो इंपोर्टेंट हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार, प्रथम नियुक्ति या कोई भी चीज जो पहला हो वो हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सिंगापुर ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह लेवी विमान क्षेत्र के लिए एक शुरू की गई है जो देश में प्रस्थान करने वाली हवाई यात्रियों के लिए लागू होगी। इस लेवी से प्राप्त राजस्व का उपयोग स्थायी विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की केंद्रीकृत खरीद के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जिससे विमानन उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। सिंगापुर के बारे में भी जानते हो। सिंगापुर वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में अपनी भूमिका का उपयोग करके स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, जो अन्य राष्ट्रों के लिए एक मॉडल हो सकता है। सर सिंगापुर से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी जानते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है।
और यहाँ का जो प्रमुख हवाई अड्डा है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन सूची मिलाओ के रूप में। तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है। और सिंगापुर को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉइन सिटी, ये इसका उपनाम है, इस नाम से इसे जाना जाता है। और सिंगापुर किस समुद्र के पास स्थित है? तो स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल डमरू मध्य के पास स्थित है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। सिंगापुर आज इतना अच्छा देश इसीलिए है, इतना रिच देश इसीलिए है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है। स्टेट ऑफ मलक्का के पास स्थित है ये। आगे मैप में हम देखेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है, जिसे सिम्बेक्स बोलते हैं। और ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। और सिंगापुर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम तमासेक है। प्राचीन नाम भी इसका याद रखना है, तमासेक। और इसका उपनाम क्या है? लोइन सिटी। तो ये है मैप। अच्छा, और जानते हैं सिंगापुर का मलय भाषा से लिया गया है सिंगापुर नाम, जो ये नाम था इसका तामसेक, तमासेक, ये मलय भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है समुद्र का शहर, सी टाउन। 14वीं शताब्दी से पहले सिंगापुर को इसी नाम से जाना जाता था, जब तक कि श्री विजयन राजकुमार ने द्वीप का नाम बदलकर सिंगपुरा, संस्कृत में जिसे शेर शहर कहते हैं, इसलिए इसे लॉन्च सिटी भी कहते हैं। जब तक सिंगापुर सिंहपुरा नहीं रख दिया था, तब तक इसे किस नाम से जाना जाता? तो तमाशेक के नाम से। उसके बाद इसे सिंहपुरा, फिर सिंगापुर, और आधुनिक में इसे सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। तो सिंगापुर को 3 नाम से जाना जाता है कुल मिला के। एक तो सिंगापुर हो गया, एक लॉन्च सिटी हो गया, और एक तमाशेक हो गया। तो ये है सिंगापुर की लोकेशन, देख रहे हैं आप, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ये है स्टेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पर है सिंगापुर बिल्कुल स्थित। और स्टेट ऑफ मलक्का बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेट है, जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस मैप में ये हिंद महासागर है, और इधर ये प्रशांत महासागर है। तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर हम विशेष रूप से बात करें सागर की, तो ये अंडमान सागर को, यहाँ पे है अंडमान सागर, ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, ये जो एरिया है वो दक्षिण चीन सागर है, यानी अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है स्टेट ऑफ मलक्का। अच्छा, प्रमुख इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी देखते हैं, इंटरनेशनल लाइंस रिवीजन के रूप में। तो मेकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। वो जो रेड क्लिक लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और डूरंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, इस पर अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमें सैन्य गतिविधियां या झड़प देखने को भी मिल जाता है। हिंडनबर्ग लाइन है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये हमें रट लेनी है, एक तरीका से हमें याद कर लेना, क्योंकि ये अक्सर इनसे स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन बनता है। मैगिनाट लाइन है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। और ऑर्डरनीस लाइन है वो पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच में थी। और मैनरीम लाइन है रूस और फिनलैंड के बीच में है, ये इंपोर्टेंट है काफी, रूस और फिनलैंड के बीच में। इसके अलावा जो शून्य रेखा है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। त्रिपुरा जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसकी भारत में जो किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी सीमा असम राज्य से और मिजोरम से स्पर्श होती है त्रिपुरा की। बाकी तीनों साइड से ही बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है, ये भी इंपोर्टेंट है। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में स्थित है। और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का जो कि यूएसए का भाग है और कनाडा के बीच में स्थित है। तो ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर रिवाइज कर सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।